के साथ हम कैसे निपटें। आज के सत्र में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, ये हमें क्यों होता है और इससे निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा अलग अलग लेवल्स पे। लेट्स टॉक। सबसे पहले हम अपने आप को कैसे तैयार करें। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अपने आप को अगर एग्ज़ाम से फाइट करने के लिए या कुछ भी करना है, सबसे पहले अपने मन को हमें तैयार करना होता है। हमारे माइंड को हम बहुत बार सवाल पूछते हैं और ये रूट कॉज है एग्जामिनेशन फीवर का, इसलिए मैं सबसे पहले इसी पे फोकस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क देयर माइंड। एग्ज़ाम में हम अपने आप से कहते हैं एक ऐसा सवाल जिसे हम कहते हैं एक नकारात्मक सवाल, व्हाट विल हैपन इफ आई फेल इन दिस एग्जाम। क्या होगा अगर फेल हो जाऊं तो, क्या होगा अगर मेरे मार्क्स जो है वो कम आएंगे तो, क्या होगा। अब हमने शुरुआत कहाँ से कर दी, हमने अपने सिस्टम से, अपने माइंड से जो पूछा वो एक नकारात्मक सवाल था। और जब हमने नकारात्मक सवाल अपने आप से पूछा तो आप देखिएगा कि लगातार हमारा माइंड जो एक्सप्लेनेशन हमको देगा या जो इमेजिनेशंस हमारे अंदर आएंगी, वो इमेजिनेशंस क्या होंगी, वो सब की सब नकारात्मक होंगी और वो सब हमें बताने वाली और डराने वाली इमेजिनेशंस होंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम फीवर की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो कॉज है एग्ज़ाम के फीवर का, इसका जो एक रीज़न है, वो रीज़न एक ही जगह छुपा हुआ है और वो रीज़न छुपा हुआ है नेगेटिव इमेजिनेशन में। नेगेटिव इमेजिनेशन, और ये जो नेगेटिव इमेजिनेशंस हैं ये हमें जो है वो एग्ज़ाम से एक तरह का डर, एक तरह का भय हमारे भीतर लाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को ठीक करना होगा। हमें अपने माइंड में एग्ज़ाम को लेकर के और कुछ बेसिक चीज़ों को हमें समझ लेना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हमें अपने साथ एग्ज़ाम को लेकर के हमको रखने हैं और वो पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइज, नंबर वन, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू पुट दिस आइडिया डीप इनटू योर माइंड। अगर हम अपने माइंड को एग्ज़ाम के लिए तैयार करें तो उसके लिए तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है? सबसे पहली बात गाइज, एग्ज़ाम में आपको जो है ये देखना होगा मेरी एनर्जी मैं कैसे स्पेंड कर रहा हूँ। फिर एग्ज़ाम में मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूँ और एग्ज़ाम में मेरा जो फोकस है वो कहाँ है। ये तीन चीज़ें हैं जो मिलकर के कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, भले आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं या फिर भले आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फंडामेंटली ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर के और आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आपकी एनर्जी पर, आपके टाइम पर, आपके फोकस पर। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जब आप नेगेटिव इमेजिनेशन से अपने भीतर, अपने मन को, अपने आप को भर देते हैं तो उसका नुकसान क्या होने वाला है कि आपकी जो एनर्जी है एग्ज़ाम को लेकर के, वो एनर्जी डिफ्यूज़ होने वाली है। आप जो है सबसे पहले नकारात्मक इमेजिनेशन की जगह अपने आप को थोड़े से पॉजिटिव विजुअल्स के साथ, डेली बेसिस पर पॉजिटिव विजुअल्स के साथ अपने माइंड को भरिए। और इस प्रोसेस में नियमित रूप से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा भी टाइम अगर स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं 5-3 रूल। एंड व्हाट दिस 5-3 रूल सेज कि दिन में आपको जो है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए, एक बार में 5 मिनट, और दिन में कम से कम 3 बार, 3 times in a day, just meditate and think and ask yourself, what will happen if I get success in this exam? इस एग्ज़ाम में अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं कैसे, क्या होगा। सो what gonna happen is your mind will give you all the ideas, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, बहुत सी चीज़ें। क्या अच्छा होगा अगर मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँ। एंड देन आस्क योर सेल्फ, अच्छा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, मेरी जो पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी में मैं कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन करूं
किन हैबिट्स को मैं अपनी लाइफ में लाऊं जिनकी वजह से मैं इस एग्ज़ाम को, इस टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकता हूं। जस्ट मेडिटेट ऑन दीज 2 गाइडलाइंस। नंबर 1, व्हाट इफ आई पास दिस एग्जाम, एंड सेकंड, कुछ भी एग्जाम जब आप पास करते हैं, देखिए आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को लेट्स से यहाँ से यहाँ जाना है, आपको एक IAS ऑफिसर के रोल में जाना है, व्हाटएवर, राइट, जो भी आप जॉब में हैं, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? इन दोनों में एक पर्सनैलिटी है। एक ऑफिसर की या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम के लिए डू यू रियली डिज़र्व, डू यू हैव दोज क्वालिटीज़? अगर आपको एग्ज़ाम में आप कहते हैं मुझे तो 90% स्कोर करना है, मुझे 98% स्कोर करना है, वॉट एवर द रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर, ऑलवेज दीज रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हैबिट्स यू हैव। तो अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, और आपको सबसे पहले जिस हैबिट पे काम करना है वो हैबिट क्या है? आपको अपने दिमाग में जो विजुअल्स हैं, दिमाग में जो आप इमेजिनेशंस बनाते हैं, उन इमेजिनेशंस के साथ सबसे पहले आपको डील करनी है। इस हैबिट को हमें ठीक करना है। ऑल पॉजिटिव इमेजिनेशन, ऑल गुड इमेजिनेशन, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। और ये जो शुरुआत है, इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा सिद्धांत, बहुत ही पावरफुल, 3 times in a day, आप दिन में कोई से भी 3 टाइम चुन लीजिए, 3 times in a day you focus and do dedicatedly 5 minute meditation on क्या अच्छा होने वाला है मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने से, एंड देन किस तरह का इंसान, किस तरह की हैबिट्स जो है मुझे अपने अंदर लानी होंगी। इस एक्सरसाइज से आप क्या अनुभव करेंगे? जैसे जैसे आप एक पॉजिटिव इमेज के साथ अपने माइंड को भरेंगे, तो आपके पास एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी, एक होप, एक ड्रीम आपके भीतर इंस्टॉल होता है। और ये ड्रीम अल्टीमेटली आपको क्या देने वाला है? दिस इज गोइंग टू गिव यू एनर्जी। गाइज, एनर्जी, जैसे मैंने कहा, पहली वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको चाहिए। सो दिस एनर्जी यू गेट फ्रॉम योर माइंड। सेकेंड लेवल इज योर ब्रेन, एंड जितना आप लेट्स से एक्सरसाइज, आई डोंट नो, एग्जाम के समय बहुत बार स्टूडेंट मिस करते हैं। एवरी टाइम व्हेन योर एग्जाम डेज आर नियर, यू पुट लेस फिजिकल एक्टिविटीज, मोर मेंटल एक्टिविटीज, लेस फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज धीरे धीरे आप कम करते चले जाते हैं, और मेंटल एक्टिविटीज को जो है आप लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। And I'm telling you, this proportion, once it get disturbed, mental activity level is very high, physical activity level is very low, a kind of disbalance creates. So if this disbalance is there, let me tell you, आपका जो ब्रेन है ये एक तरह के हाइबरनेशन में चला जाता है। ब्रेन जो है वो एक लोअर लेवल पे चला जाता है, और धीरे धीरे जो है इसका काम स्लो डाउन करता चला जाता है। तो छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो है इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक पॉजिटिव थॉट्स को अपने भीतर बढ़ाते चले जाना। दूसरा, अपने जो एनर्जी है, जो आपका ब्रेन जिस तरह से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा और ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। जितना आप एनर्जी आपकी बॉडी बनाती है, पूरा जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं, उस फूड का 25% जो एनर्जी बनता है, वो एनर्जी आपका ब्रेन जो है वो अकेला कंज्यूम करता है। दिस इज व्हाट योर ब्रेन इज डूइंग। और ये जो 25% एनर्जी जो ब्रेन अकेला यूज कर रहा है, ब्रेन इज एनर्जी हंग्री ऑर्गन, यू नो, ये कहाँ कहाँ जाती है, तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। ब्रेन के 3 लेयर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए, 3 लेवल उसके हैं। सबसे पहला जो ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड योर हाइंड ब्रेन, देन इट कम्स मिड ब्रेन, एंड देन द अपर मोस्ट ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये 3 लेवल्स हैं आपके ब्रेन के, और 3 अलग अलग लेवल्स पर आपका ब्रेन काम करता है।
सबसे पहले अगर हम हाइंड ब्रेन के बारे में बात करें तो ये लोअर पार्ट है ब्रेन का, और ये लोअर पार्ट ब्रेन का क्या रोल प्ले करता है, ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं इन लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट करता है, लाइफ प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है। लेट्स से राइट नाउ आपकी ब्रीदिंग, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग कॉन्शियसली फॉर ब्रीदिंग, राइट। सांस अपने आप चलती रहती है, अपने आप काम होता रहता है। डाइजेशन, you need not to do anything about that, right? Digestion is going on. Blood circulation, what do you do about that? It is happening. तो ये चीज़ें जो हैं अपने आप, आपका सिस्टम जो है वो लगातार काम करता रहता है। तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो अपने आप काम करती रहती हैं, बट योर हाइंड ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। और इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करने में अगर हम देखें तो इस हाइंड ब्रेन को कितनी एनर्जी चाहिए कि इसको कम से कम ये जो 25% एनर्जी यहाँ ये हाइंड ब्रेन ले रहा है, इस 25% एनर्जी में से 20% एनर्जी इसको यहाँ कम से कम चाहिए। मिड ब्रेन, आप अगर इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को गाइस अगर समझ जाएंगे तो आई एम टेलिंग यू आपके एग्जाम के रिजल्ट में एक भारी परिवर्तन आप ले पाएंगे, बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाला है अगर इस एक छोटे से एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी आपने ठीक से समझ लिया तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। मिड ब्रेन, व्हाट इज द रोल ऑफ मिड ब्रेन? आपके जितने भी सेंसेस हैं, आपके सारे सेंसेस से जो आप डेटा रिसीव करते हैं, वो सारा का सारा जो डेटा है वो आपके सेंसरी ब्रेन के पास आता है, ये मिड ब्रेन के पास आता है। और मिड ब्रेन उस डेटा को फिल्टर करता है, भाई इसमें से हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो इसे फिल्टर करता है। कितना डेटा आप रिसीव करते होंगे? करीब करीब 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हैं एवरी सिंगल सेकेंड। दिस इज द काइंड ऑफ डेटा यू रिसीव एवरी सेकेंड, यू आर रिसीविंग इट, एवरी सेकेंड यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ डेटा। नाउ आपका ये जो मिड ब्रेन है इस डेटा में से इसको फिल्टर करता है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे लिए रेलेवेंट है और क्या मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। एंड दिस लाइक segregation of information, filtering of information, organizing this information, this you know leads requires lots of energy. So this midbrain, it takes another 20 to 30% of energy जो है वो midbrain आपका consume करता है, this and then this forebrain, what it does, forebrain actually इसका काम है decisions को लेना। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, चीज़ों को, आइडियाज़ को एक्शन में तब्दील करने का काम आपके फोर ब्रेन का है। तो ये तय करता है कि अल्टीमेटली आप क्या करने वाले हैं, आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका एक्शन क्या होगा। अब आप देखिए अल्टीमेटली बहुत बार आपने सोचा यार मैं ना अब की बार एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं इस बार 95% स्कोर करूँगा। लेट्स से दैट इज़ योर इमेजिनेशन। नाउ दिस 95% डिपेंड्स ऑन व्हाट? दिस 90% फर्स्ट थिंग डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल, कि भाई आपका एनर्जी क्या है, ठीक है। क्योंकि ये 95% आपको तब मिलेगा जब आप कुछ खास पढ़ाई करेंगे। यू विल एक्ट अपॉन योर ड्रीम, राइट? You will act upon your this idea of getting 95% or more than 95%. तो इस आइडिया पे एक्शन आप लेंगे तो इस रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। अब सवाल होता है कि एक्शन हम ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। टू टेक एवरी एक्शन और टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्ट यू नीड एनर्जी, और उसी एनर्जी का मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके भीतर कैसे हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 20% एनर्जी गई, यहाँ पे 20 से 30% मिड ब्रेन के पास एनर्जी गई, और फोर ब्रेन इसके पास जो है वो नेचुरली 50% के आसपास एनर्जी रिजर्व रहती है काम करने के लिए, जिससे कि ये अपना एक्ट कर सके और अपनी चीज़ों को ठीक से निर्णय ले सके और फिर जो डिसाइड हुआ है उसके ऊपर एक्शन कर सके। और जब ये एक्शन करता है तो देन थिंग्स गो टू रिजल्ट, राइट? सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। नाउ गाइस यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, हम इस रिजल्ट तक पहुँच क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं पहुँच पाते हम रिजल्ट तक बहुत बार क्योंकि ये जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के पास जो ये लाइफ प्रोसेसेस पे ये काम करता है, अगर तो हमारी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, यानी कभी हम रात को 10 बजे सोएंगे और कभी हम रात को 11 बजे सो जाएंगे, और कभी गैस हम रात को 12 बजे भी सो सकते हैं क्योंकि हम बाहर गए थे किसी शादी में
और कभी हम जो है थके हुए थे इसलिए 9:30 बजे भी सो गए। तो जब हमारे सोने का, और कई कई तो इसमें ये टाइम और भी लेट चला जाता है। मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ रात को 1 बजे तक जग रहे हैं। जब हमारा स्लीप का टाइम प्रॉपर नहीं होता, किसी दिन सुबह हम 6 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन हम सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन हम सुबह 9 बजे भी उठ रहे हैं, जब इस तरह के सीन होते हैं तो क्या हो रहा है, अब आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। अब आपका जैसे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है गाइस, आपका पूरा बॉडी की जो बायो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो हिल जाता है, क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके स्लीप के साथ जुड़े हैं। बॉडी का जितना वियर एंड टेयर है, बॉडी का जितना मेंटेनेंस है, सारा का सारा जो है वो आपकी स्लीप के साथ जुड़ा है। स्लीप साइकिल चेंज होती है तो ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस और इनका टाइम सब चेंज हो जाता है। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत बार इसमें जो है वो बच्चों के स्लीप पैटर्न में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। और दूसरा जो बड़ा एक और चेंज स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है इस स्लीप पैटर्न के अलावा, वो क्या है गाइस, वो है रैपिड चेंजेस इन फूड पैटर्न्स। तो खाने में भी, पहला मैंने स्लीप का बोला आपको, दूसरा है फूड। कभी हमने 9 बजे खाया, कभी हमने 10 बजे खाया, कभी हमने 11 बजे भी खा लिया, कभी 8 बजे खा लिया, कभी हमने खाया ही नहीं। तो हमारा डिनर का टाइम जो है वो ठीक नहीं है, और हमारा लंच का टाइम भी बहुत बार ठीक नहीं होता। लगातार फूड पैटर्न्स में चेंजेस, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, टेस्टी लगा, ज़्यादा खा लिया, नहीं लगा, कम लगा, ये 2 चीज़ों की वजह से क्या होता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में कितनी बजे खाना आएगा बॉडी को पता नहीं। तो हाइंड ब्रेन को जो है, पूरे सिस्टम को जो है वो कैसे रखना पड़ता है, अलर्ट मोड पे रखना पड़ता है। पता नहीं आप कब भोजन करेंगे, कब आप सोएंगे, कुछ पता नहीं है। तो दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट गोज ऑन हाइट एंड एनर्जी, इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये अलर्ट मोड पे बना रहता है, जैसे होता है ना, कभी भी वॉर फुट पे, कभी भी कुछ करना पड़ सकता है, ऑलवेज अलर्ट। सो वंस दिस हाइंड ब्रेन इज वर्किंग लाइक दिस, एंड योर फूड साइकिल एंड योर स्लीप साइकिल, वो अगर एग्ज़ाम के दौरान आपकी ठीक नहीं है, साल भर में भी अगर ठीक नहीं है, तो इन दोनों के डिस्टर्ब होते ही गाइस आपका हाइंड ब्रेन का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो शूट अप कर जाता है। 20% जो ये ब्रेन यूज़ कर रहा था एनर्जी को, 20% की जगह इसका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 40 से 50% हो जाता है। 40 से 50% टोटल एनर्जी का। एंड नाउ दिस इज़ जस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पूरा लाइफ कोई। और इसमें भी आप जब सुबह उठते हैं आपको पता चल जाएगा कि मेरा हाइंड ब्रेन जो है वो बहुत ही हायर लेवल पे काम कर रहा है क्या, एम आई यूजिंग मोस्ट ऑफ माई एनर्जी, 50% ऑफ माई ऑल एनर्जी। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो यू विल पुश योर सेल्फ, यू विल नॉट जंप फ्रॉम द बेड। अगर पेरेंट इस सेशन में हैं और वो सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर बच्चा जो है अपने बेड से खुशी खुशी जंप नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना कि वो इस वाले स्टेट में जा रहा है। और अगर वो उसको उठते ही उसको अंदर एक एक्साइटमेंट महसूस करता है अपने अंदर, और वो महसूस करता है एक एनर्जी, एक फ्रेशनेस अपने भीतर महसूस करता है, तो समझिएगा कि हाइंड ब्रेन ने अपना काम ठीक से किया है। नहीं तो उसका मतलब अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इज गोइंग ऑन विद इन। लेकिन इससे क्या होगा, एनर्जी का ये कंजम्पशन यहां बढ़ गया, ओके, पर इससे हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या आया, कोई बात नहीं। अभी हम दूसरा एक बार मिड ब्रेन का भी जरा देख लेते हैं। मिड ब्रेन में क्या होगा कि जब स्टूडेंट को बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है एग्जाम के समय में, तो इंफॉर्मेशन का ये जो मैं बोल रहा हूँ डेटा, ये इसका बम्बार्डमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टूडेंट और ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है। तो ये जो 20% से 30% डेटा कंजम्पशन है, दिस ऑल्सो गोज फ्रॉम 40 to 50% गाइज। एंड वंस दिस गोज अप टू दैट हाई लेवल, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली जो फोर ब्रेन है ये एनर्जी डिप्राइव स्टेट में जाने वाला है इसके पास, क्योंकि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये जो लोअर ब्रेन्स हैं दोनों, इन्होंने ही जो है मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम कर दिया। तो अब फोर ब्रेन के पास एनर्जी नहीं है काम करने के लिए। फोर ब्रेन जो है वो बेचारा, उसके पास 1 से 5% एनर्जी है, और उस 1 से 5% एनर्जी में वो प्लान करे या वो जो है एक्शन करे। अब बात समझ में नहीं आ रही है, और यही वजह होती है गाइस कि आप जो सोचते हैं, कई बार जो आपने डिसाइड किया होता है एग्जाम में कि ओके आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल माय बुक्स एंड दिस चैप्टर्स एंड दिस इन 10 days, and sometimes you decide that I will do these sample papers and everything say in coming 5 days or something like that,
तो ये जो योजनाएं आप बनाते हैं, ये जो आपके प्लान आप बनाते हैं, ये प्लान के ऊपर आप काम नहीं कर पाते, उस पर एक्शन नहीं हो पाता, वो चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत बार आप महसूस करते हैं कि आपका रिवीजन जो है वो छूट जाता है, जितना आपने सोचा था उतना रिवीजन हो नहीं पाता है, और जितना आपने सोचा था उस टाइमलाइन में जब आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, आप महसूस कर रहे हैं ये मेरी एक डेडलाइन थी, ये मेरी एक योजना थी और इस डेडलाइन में ये काम होना था, ये हुआ नहीं, तो क्या होगा, आपके भीतर एक स्ट्रेस पैदा होगा, एक डर पैदा होगा, और वो स्ट्रेस लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्ज़ाम फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये स्ट्रेस लगातार बढ़ता चला जाए तो ये एग्ज़ाम फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि पहला जो इसका बड़ा कारण है वो है एनर्जी की प्रॉब्लम, एनर्जी की कमी। और ये जो एनर्जी की कमी है that push you towards this exam fever or this stress, because you miss your deadlines, and when you miss your deadlines because you are not able to revise and you are not able to do what you were supposed to do, ऐसी सिचुएशन में जो है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके फोर ब्रेन के पास जो आपने सोचा, जो प्लान किया, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ एनर्जी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आपकी फूड स्लीप और स्लीप साइकिल और फूड साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं होने से बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए यू नीड टू पुश योरसेल्फ हार्ड। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें गाइज? इसको ओवरकम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा सा एक सिस्टम अपने उसमें लाना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्लीप साइकिल को सेट करना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज़। आपका सोने का एक समय और आपका जगने का एक समय आपको इसे फिक्स करना पड़ेगा। अब आई एम नॉट सेइंग व्हाट एग्जैक्टली इट शुड बी, आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर, बट इट कैन बी वॉट एवर यू फील गुड, राइट? सो जो एक नंबर है, इफ़ यू फील 7 hours enough for you or 8 hours, whatever your sleep time is, you fix it first and then you set up your sleep cycle. Once your sleep cycle is proper, all metabolic activities they will go in a right way. Food cycle, खाना एग्ज़ाम के समय में always take a light food जो डाइजेशन में फास्ट हो, क्विक हो, and that can give you more energy. तो इस तरह के फूड को जो है आप ज़्यादा प्रेफर करिए। जितना ज़्यादा नेचुरल फूड आप कंज्यूम कर सकें वो उतना बेटर है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेस फूड जो हम यूज़ करते हैं दैट टेक्स लॉट मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड, तो इसलिए प्रोसेस फूड की जगह हमको चाहिए नेचुरल फूड, राइट? सो इन दो चीज़ों के साथ अगर आप शुरुआत करें, इन दो चीज़ों को पहले ठीक से फिक्स करें, तो हमारा जो हाइंड ब्रेन का एनर्जी कंजम्पशन है, अगर ये रूटीन आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाए तो ये हाइंड ब्रेन जो है 10 से 15% में भी अपने काम को बहुत अच्छे से फिक्स कर सकता है। एंड सेकंड, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का डेटा का जो एक्सपोजर है, सेंसरी डेटा, क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं, इधर आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन चल रहे हैं, उधर इंटरनेट पे कुछ हो रहा है, इधर ये कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा हम सेंसरी डेटा को जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। इस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट जो है वो डेटा का हमारे दिमाग पर है, तो इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और इसको स्लो डाउन करने का तरीका क्या है? मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, थोड़ा सा मेडिटेशन मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन प्लान कीजिए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा अपने आप को जो है वो फ्री रखिए, टीवी से, सेल फोन से, इंटरनेट से, दूसरे जितने भी तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको जो है थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दीजिए, ताकि आपका डेटा का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाए। जो सूचनाएं आपके दिमाग के पास जा रही हैं वो थोड़ी स्लो डाउन करें, तो मिड ब्रेन जो है वो अपना काम 20-25% एनर्जी से चला सकता है, एंड देन यू कैन गिव रेस्ट ऑफ द पावर फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपके पास अगर 50% 60% एनर्जी आपके फोर ब्रेन के पास है, देन गाइज दिस एनर्जी विल गिव एक्स्ट्रा बूस्ट टू योर मेमोरी। देन जो आप पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ते आपके दिमाग में छपने लगेगा, आपको लगेगा अरे यार मुझे तो याद है, ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी का आपको एहसास जो है ना वो होने लगता है। आपके जो नोट्स हैं वो आपके दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। यू फील ओ माई गॉड, जो पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ और मुझे याद होता चला जा रहा है। तो कई बार एग्ज़ाम के ठीक पहले 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले स्टूडेंट्स को ऐसा एहसास होता है, जब
जब वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, सबसे पहला जो स्टेप है आपका एग्ज़ाम फीवर से लड़ने का, वो अपनी एनर्जी को आपको सेटअप करना है। और मैंने एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। एनर्जी के बाद मैंने आपसे कहा था दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने टाइम को मैनेज करना। टाइम को ठीक से कैसे हैंडल करना चाहिए आपको, इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में बहुत ही डिटेल से आपको बताया था, हाउ यू शुड गो अबाउट इट। इसके लिए एक 8 क्वाड्रेंट थियरी है, 8 क्वाड्रेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को मैंने पिछले सत्र में बहुत डिटेल से बताया था। आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पे आप जा कर के और इस पूरे सेशन को, पिछले एग्ज़ाम फीवर पे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर जो मेरा पुराना सेशन है उसको आप देख सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे चैनल पे, कमलेश चंद्रा के नाम से यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, कमलेश चंद्रा मेमोरी टेक्निक्स, यू विल फाइंड माय चैनल। तो वहाँ पर आप वो पूरा सेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं एग्ज़ाम के लिए, और वो कैसे थोड़ा ठीक बना सकते हैं यहाँ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अपने पूरे दिन को 3-3 घंटे के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करिए, 3 आवर्स, 3-3 घंटे के, जिनको हम पहर कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इन 3-3 घंटे के क्वाड्रेंट्स में अपने पूरे दिन को जो है वो तोड़ लीजिए और ज़रा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ये देखिए, मैं यहाँ इसको बना देता हूँ और ये सारे क्वाड्रेंट्स हैं और ये हो गया 3 से 6, ये AM मॉर्निंग के टाइम है, ओके, और ये नाइट का टाइम है, ये रात का समय हुआ। तो लगभग मैं ये मान लूँ कि ये जो टाइम है, बहुत से स्टूडेंट खैर आजकल रात को पढ़ना भी प्रेफर करते हैं, लेकिन लेट्स से मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये आपका स्लीप टाइम है। आई एम जस्ट डूइंग इमेजिनेशन, राइट, आई डोंट नो। तो ये स्लीपिंग टाइम है, रात को सोने से पहले। पर यहाँ पे आपके पास कुछ स्टडी का टाइम बच सकता है, राइट। तो ये जो यहाँ पे आपका टाइम है, आप यहाँ पे 2 घंटे या 1 घंटे, लेट्स से मैं ये बीच का एक टाइम ले लेता हूँ कि 1.5 घंटे आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इस वाले टाइम में आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं, तो थोड़ा अपने टाइम को मैनेज करिए। देखिएगा मैं यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ क्या, कौन कौन से पहर में, एक बार आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। यहाँ मैं 3 घंटे कर सकता हूँ क्या, 2.5 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ क्या। एक बार हर क्वाड्रेंट में आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ मैं बिजी रहता हूँ, लंच का टाइम है, दिन में रेस्ट करना चाहिए क्या। तो यहाँ जितना भी आपको लगता है हर क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने टाइम को सेटअप करिए। दैट इज़ नंबर 1। लेट्स से ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं सुबह सुबह अच्छा फील करता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ। यहाँ मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, आई ओनली कैन गेट हाफ एन आवर, तो मैं ये कर सकता हूँ। अब आपने एक मोटा मेरे पास कितना टाइम की अवेलेबिलिटी है उसको देखा। सिर्फ इतना देखने से काम नहीं होता। बहुत बार स्टूडेंट जो है वो टाइम टेबल बनाते हैं और वो कहते हैं ये लो भाई, आज के बाद ये हमारा एक बन गया है टाइम टेबल, और इस टाइम टेबल में सुबह इतनी बजे से हम काम करेंगे और इतनी बजे से ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और पूरा आपने रात को सुबह जगने से लेके सुबह 5 बजे से लेके और रात में 11 बजे तक का एक टाइम टेबल बन गया और अब पढ़ाई करो। और ये टाइम टेबल आप जानते हैं गाइस 3 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है, कोई केस में तो 2 दिन। तो इसकी वजह भी आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। सिर्फ टाइम में चीज़ों को डालना एक बात है, लेकिन कौन से स्लॉट में आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। वो क्यों, आप किसी भी इंसान को ज़रा देखिए, अपने आप को जब आप क्लोजली वॉच करेंगे तो क्या होता है, हर इंसान की, मैंने जो अभी आपको बताया था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं आपके शरीर की, ये क्या करती हैं, ये आपके शरीर में एनर्जी को बनाती हैं। और हर इंसान के दिन में उसकी एनर्जी जो है वो या तो बढ़ती है या उसका कम एनर्जी का टाइम होता है। कई बार उसकी पीक एनर्जी आवर्स होते हैं, कई बार उसके डिप एनर्जी आवर्स होते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट की जो एनर्जी है वो अलग अलग समय में अलग अलग होती है। हर आदमी का एक अपना इस तरह का एनर्जी कर्व होता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जरा आपकी एनर्जी क्या है, कौन से टाइम वो लो रहती है। लेट्स से ये मेरा सुबह 6 बजे का टाइम है, कोई इंसान कहे तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है,
कम है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर वो थोड़ी सी 7 बजे कम है, ये 7 बजे की मेरी एनर्जी है, और लेट्स से ये उसको लगता है कि 8-9 बजे। तो कोई भी जो एनर्जी का आपका पैटर्न है आप अनुभव करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि सुबह के 10 बजे के आसपास मेरे को बहुत लो फील होता है, और आपको लगे कि हाँ शाम को 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो फील करता हूँ। गाइज ये सब एनर्जी जो है अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइम पर हाई और लो जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को पकड़िए, कब कितनी बजे आप में हाई एनर्जी आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने स्लॉट्स आपके लिए बनाए, इन स्लॉट्स पर एक बार नज़र डालते हुए इन सबको मार्क आपको कर देना चाहिए। दिस इज़ माई हाई एनर्जी टाइम, दिस इज़ माई हाई एनर्जी टाइम, दिस इज़ अगेन माई हाई एनर्जी टाइम, ये मेरा लो एनर्जी टाइम है। तो लो एनर्जी टाइम, दिस इज़ हाई एनर्जी टाइम। तो आप अपने दिन में थोड़ा सा अपने साथ ऑब्जर्व करें कि मेरा कब ये मीडियम, ना हाई है ना लो है, ये इस तरह का टाइम है, और यहाँ पे फिर मैं अपने आप को चार्ज्ड महसूस करता हूँ, ये मेरा लो एनर्जी का टाइम है। इसके बाद या लेट्स से ये यहाँ वाला टाइम मैंने हाई एनर्जी टाइम कहा, और ये बाकी का लो एनर्जी टाइम है। तो जो भी टाइम है आपका, उस टाइम के हिसाब से आप पहले उसको क्लासिफाई करिए, इज़ इट अ हाई एनर्जी टाइम और अ लो एनर्जी टाइम, और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर फिर अपने गोल्स को सेटअप करिए, कौन सी चीज़ करनी है। हाई एनर्जी टाइम में अपने सामने जो है वो थोड़े हार्ड गोल्स रखिए, थोड़े बड़े गोल्स रखिए, और जो आपका लो एनर्जी टाइम है यहाँ पर या तो यहाँ पे कोई रिविजन का काम रख लीजिए, या फिर कुछ और चीज़ जो थोड़ी इजी डूइंग है, इस तरह की चीज़ों को अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने गोल्स को आप दिन भर के लिए प्लान करिए। एंड देन वन स्ट्रेटजी इज दिस, ये आपने प्लानिंग कर ली। इस प्लानिंग के बाद में भी एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो भी आपका पढ़ाई का सेशन है, लेट्स से आपने एक पढ़ाई का सेशन रखा और वो सेशन आपका था 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, आपने पढ़ाई की। लेट्स से मॉर्निंग में ही आपने ये सेशन प्लान कर लिया, आपने पढ़ाई की। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी में अपने टाइम को कैसे प्लान करें। ये जो 3 घंटे का टाइम है गाइस, इस 3 घंटे के टाइम को कैसे यूज़ करना है पढ़ने में, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर ये 3 घंटे का टाइम आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, अगेन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको इससे गेन होना चाहिए था, वो गेन आपको नहीं होगा। दैट इज आई एम टेलिंग यू। तो पहली बात, टाइम को कैसे प्लान करना है, आपको अपने डेली गोल्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने कहा कि उन गोल्स को एनर्जी के हिसाब से मैप करिए। अब मैं आपको ना इस टाइम को थोड़ा और आगे बेहतर तरीके से आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब भी आपका कोई स्टडी टाइम है, जैसे 3 घंटे का आपका एक स्टडी टाइम है, कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या आपको इस सेशन में करना चाहिए। गाइज सबसे पहले शुरू के 5 मिनट्स, अगर पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं तो उनको भी अपने बच्चों को इस चीज़ को सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। दिस मेथड इज़ वेरी साइंटिफिक एंड यू नो वेरी 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 वेल टेस्टेड। यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के ऊपर भी हमने बहुत काम करके देखा है। मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चों ने इस मेथड को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है एंड दे आर परफॉर्मिंग यू नो वेरी नाइस इन देयर एग्जाम्स इन लाइफ। तो 5 मिनट जो शुरुआत का है आपके, मैं यहाँ पे आपके ये 3 घंटे के स्टडी सेशन के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। शुरुआत के 5 मिनट, ये पहले जो 5 मिनट हैं आपके स्टडी सेशन के, ये आप 3 घंटे में क्या करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला काम है आपको अपना एक गोल, मैं इतनी देर में इतना पढ़ूंगा, दिस इज हाउ मच एंड टाइम, इन हाउ मच टाइम। So time and target, these 2 things you should immediately set up। ये आपका पहले 5 मिनट में ये हो जाना चाहिए। और उसके बाद में ये जो भी पेजेस आपने रखे हैं उन पेजेस को इमीडिएटली एक सर्वे कर दीजिए। सर्वे का मतलब क्या है, उसका एक प्रीव्यू ले लीजिए कि ये पेजेस मैं पढ़ने वाला हूँ, ये वाले नोट्स मैं करने वाला हूँ, और ये प्रीव्यूज़ आप कर दीजिए। जैसे ही आपने ये दोनों छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर दी हैं, कितनी देर में, फर्स्ट 5 मिनट्स में। नाउ लेट्स कम विद द नेक्स्ट 5 मिनट राउंड।
और अब नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए जो है आपको क्या करना है, ये जितनी भी जो आपने पढ़ने का टारगेट बनाया, आपने कहा कि मैं 3 घंटे में जो है, लेट्स से आई एम गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज़ 20 पेजेस, राइट? आई एम जस्ट अज्यूमिंग these things, right? Whatever it is, maybe 10 pages, maybe 30 pages, but I am just assuming 20 pages, right? So in 20 pages में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं और उन मेन टॉपिक्स या जो सब टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को जो है यू शुड राइट इट डाउन समवेयर, राइट इट, इनको जल्दी से लिख लीजिए एक बार और इनको एक कनेक्शन में लिख दीजिए। ये मेन टॉपिक है, इसमें ये 3 टॉपिक हैं और इन 3 में से पहले में 2 टॉपिक हैं, ये जो दूसरा है इसमें 1 टॉपिक है लेकिन उस 1 टॉपिक में आगे और 2 चीज़ें हैं, समथिंग लाइक दिस, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। आई डोंट नो व्हाट सब्जेक्ट एंड व्हाट यू आर डूइंग, बट ये आपने एक उसका स्ट्रक्चर बना दिया अगले 5 मिनट में। दीज टॉपिक्स आर लाइक दिस, वंस दिस स्ट्रक्चर इज रेडी देन यू आर रेडी फॉर स्टडी। और इसके बाद अब आपका 10 मिनट का टाइम का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये 10 मिनट्स के बाद अब आप रीडिंग में जाइए। नाउ यू रीड। अब आपको रीडिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट इज़ अगेन अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, बट लेट्स से आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल टुडे। इसके बारे में हम किसी और दिन किसी और सत्र में बात करेंगे कि रीडिंग में भी बहुत तरह की रीडिंग होती है जिसको हम स्कैन रीडिंग कहते हैं। हाँ, पर हम आज के सत्र में इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। स्कैन रीडिंग क्या है, स्कीम रीडिंग किसे कहते हैं, दैट इज़ अनदर वे। स्टडी रीडिंग का साइंटिफिक तरीका क्या है, तो किसी और सत्र में किसी और वर्कशॉप में हम इसकी डिटेल में जाएंगे और उसको समझेंगे। क्वांटम रीडिंग कैसे होती है और उसमें कैसे होता है फोटो रीडिंग या स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल्स में ये सब नहीं सिखाते। ये बहुत गलत है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, बट स्टिल इट इज़ लाइक दैट। सो उसके बाद आपका जो भी मेथड है राइट नाउ, बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ नए मेथड्स पे आप काम करिए, बट लेट्स फोकस ऑन जैसे भी आप रीड करते हैं, रीड इट फॉर और वट एवर यू आर डूइंग। अब इसके बाद जब आपका सेशन क्लोज करने वाला है, 3 घंटे का जो सेशन मैंने अभी आपके लिए बताया, आपने उसके बाद से आपका हर बच्चे का अपना एक स्पैन होता है, कंसंट्रेशन स्पैन हम जिसे कहते हैं, और ये कंसंट्रेशन स्पैन जो है 20 मिनट से लेकर के और कई बच्चों का 40 मिनट और कई बार मैंने जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं 90 मिनट तक उनका कंसंट्रेशन स्पैन होता है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन क्या है, अपने लिए एक रीडिंग का टाइम चुनिए, 20 मिनट या 40 मिनट या वॉट एवर योर कंसंट्रेशन स्पैन इज, उस समय रीडिंग करिए। और जब आप रीडिंग कर चुके हैं, आपको अपने आप ध्यान आ जाता है कि मेरा ध्यान अब थोड़ा सा भटक रहा है, अब मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ऐसे में जैसे ही आपका वो कंसंट्रेशन स्पैन डिस्टर्ब होता है, आपको लगता है ध्यान लग नहीं रहा है, अब चीज़ें दिमाग में जा नहीं रही हैं, उस समय अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दीजिए। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। एंड इस ब्रेक में एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं VE3, वाइटल एनर्जी एनहांसमेंट एक्सरसाइज। ये जो V3 एक्सरसाइज है, 2 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को खींचिए। What gonna happen is this exercise will boost again lots of energy to your system, और इस एनर्जी से एक बार फिर से आप अपने आप को तरोताज़ा जो है वो अनुभव करेंगे। ये एक प्राणायाम की प्रक्रिया है और इस प्राणायाम की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, रिदमेटिक ब्रीदिंग करते हैं। सबसे पहले 30 सेकेंड्स के लिए हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। फिर अगले 30 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, मीडियम ब्रीदिंग इन एंड मीडियम ब्रीद आउट। और उसके बाद हम लास्ट 30 सेकेंड्स में क्या करते हैं, वेरी फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, वेरी फास्ट जो हम कर सकते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो इस तरह से 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स। इस पे भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी V3 वाइटल एनर्जी एनहांसमेंट एक्सरसाइज 2 मिनट के लिए आप करें और कम से कम 1 से 2 मिनट का, फॉलोड बाय दैट अ लिटिल मेडिटेशन, एक छोटा सा ध्यान या एक छोटी सी प्रेयर, एंड दिस विल रीसेट योर सिस्टम फॉर नेक्स्ट सेशन। अगले 40 मिनट के लिए, अगले 60 मिनट के लिए, डिपेंड्स, योर सिस्टम विल बी रेडी। तो आप एक बार जब 3 घंटे का आपने स्टडी सेशन प्लान किया है अपने लिए, तो उस 3 घंटे के स्टडी सेशन में आपको कम से कम इस तरह के 2 ब्रेक
मिनिमम आई रिकमेंड, और अगर किसी किसी केस में किसी किसी को लगता है तो 3 इस तरह के ब्रेक जो है वो आप ले सकते हैं। एंड दीज ब्रेक्स जस्ट आर देयर टू रिचार्ज यू। इन ब्रेक्स के दौरान अगर आप थोड़ा सा पानी ले लें, और थोड़ा सा आप कई बार अपने आप को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, थोड़ा जंपिंग, स्कीपिंग, दिस दैट, थोड़ा इस तरह की एरोबिक्स जैसी एक्टिविटी भी 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वर्केबल थिंग। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड करते हैं, और इन द एंड द सेशन लेट्स से अब ये 3 घंटे का सत्र समअप होने वाला है, तो आपने इस तरह से करके और अपनी पढ़ाई को समअप करने वाले हैं। लास्ट 20 मिनट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको उसमें क्या करना है एक क्विक आइडिया उन लास्ट 20 मिनट्स के लिए देता हूँ। अब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको लगभग 160 मिनट हो गए जिस तरह से मैंने बताया, और अब आप अपने स्टडी सेशन को कंक्लूड करने वाले हैं, आपको 2-3 घंटे होने वाले हैं। लास्ट 20 मिनट्स क्योंकि अब आप वाइंड अप कर रहे हैं, और वाइंड अप के लिए ये जो आखिरी 20 मिनट है उस आखिरी 20 मिनट में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1 एक क्विक रिविजन, क्विक वेरी फास्ट रिविजन। और क्विक रिवीजन की मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, एक बार एक क्विक रिव्यू आपने लिया। हाँ ठीक है, मैंने कितना सीख लिया, मैंने कितना जान लिया, और क्या मेरे को समझ में नहीं आया। अगर इस तरह के भी कोई क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो क्विकली आपने जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया, उसको कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में कहीं पे आपने उसको लिख लिया। तो एक तो क्विक रिवीजन जो है उस लास्ट के 20 मिनट में आपको रहना चाहिए, और दूसरा मैंने आपसे कहा था शुरुआत में एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालें, और स्ट्रक्चर पे नज़र डाल के एक सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट। और इस सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार मैंने जो अभी ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक है उस लिस्ट में, उस स्ट्रक्चर के आगे आप लिख सकते हैं कौन सा टॉपिक है जो मेरे को 100% क्लियर है, कौन सा टॉपिक है जो मेरा अभी 80% क्लियर है, कौन सा टॉपिक है जो मुझे 50% ही समझ में आया या 50% ही मुझे याद है। एक क्विक इस तरह का क्विक असेसमेंट जो है, सेल्फ असेसमेंट जो है, वो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, जिससे आपके दिमाग को एक क्लैरिटी आ जाएगी कि अब मुझे क्या करना है। और लास्ट में उठने से ठीक पहले ये अगर आपको लग रहा है दिस थिंग इज़ डेंजरस, इसमें मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ, अगर आपके पास क्विकली आप उसे रिवाइज करके अगर कवर अप कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आखिरी का जो है दैट इज़ कवर अप। ये 3 स्टेप में आप अपने हर पढ़ाई के सत्र को जो है वो क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और जब अगला सत्र आप शुरू करेंगे तो अगला सत्र आप कैसे शुरू करेंगे, अगले सत्र जो है आप ओपन अप करेंगे, और ओपन अप करते ही अब एक नई छोटी सी चीज़ आ जाएगी। और वो नई छोटी सी चीज़ क्या आ जाएगी, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि सत्र की शुरुआत आप टारगेट से करते हैं, बस अब की बार हम क्या करेंगे, एक रिव्यू से करेंगे। एक नई चीज़ हम उसमें ऐड कर देंगे कि पिछले सत्र में मैंने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मुझे वो स्ट्रक्चर देखना है, और उस स्ट्रक्चर के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को देखना है। अच्छा ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, अभी भी मेरे दिमाग में वो उतनी ही फ्रेश हैं क्या, अभी भी मेरे दिमाग में वो उतना ही क्लियर है क्या, हाँ ये मैंने पढ़ा था और ये अभी भी मुझे याद है। और अगर याद नहीं है तो एक बार वापस से उसे कवर अप कर लें, एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट your session with your new goal, your new target, and then same process है ना, जैसे मैंने पिछली बार बताया। अब आप वापस से सिलेक्शन की प्रक्रिया में जाएंगे, कितनी देर में क्या तय करना है वो करेंगे, फिर आप जो है वापस से सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद में फिर से आप नए टॉपिक के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनने के बाद में फिर आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के बाद में मैंने कहा कि रीडिंग के दरमियान आप ब्रेक करेंगे, और हर ब्रेक में मैंने आपसे सजेस्ट किया कि आप 2 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। आप चाहें तो जो स्टैंडर्ड प्राणायाम, अगर V3 आपको नहीं आता है और आपने नहीं सीखा है और किसी वजह से आपको समझ में भी नहीं आया, तो आप कपालभाति जैसा प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम जो है, व्हाटएवर सूट्स टू यू। अगर प्राणायाम के बारे में
आपका कोई प्रशिक्षण नहीं है और कोई आपको उसकी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी जगह खड़े खड़े 3 मिनट तक लगातार जो है अगर जंपिंग भी करेंगे, स्कीपिंग भी करेंगे, कुछ भी किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी करेंगे, ओवरऑल आइडिया इज दैट योर लंग्स शुड फिल विद लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 2 to 3 मिनट्स, राइट। हम आपके हार्ट की स्पीड को, एक बार आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से ब्लड को पंप करे, हम ये चाहते हैं एक बार वो शूट अप कर जाए सारा सिस्टम, राइट। सो ये एक आइडिया है। तो टाइम को कैसे हमें डील करना है, और देखिए गाइज, अगर आपको नहीं पता कि स्टडी सेशंस में टाइम के साथ कैसे डील की जाती है तो क्या होगा, आप पढ़ाई करेंगे, आप 4 घंटे लगाएंगे, आप 6 घंटे लगाएंगे, आप 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, और एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, जितने आपने पढ़ाई की उसमें से आपको 20% याद रहने वाला है। आप कभी देख लेना, आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें से करीब 15 से 20% आपको याद रहता है, और ज़्यादातर चीज़ें 80 to 85% जो है वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपका पढ़ाई करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम कमज़ोर होता है, आपको ट्रेनिंग नहीं होती। मैं इसमें आपकी कमज़ोरी या आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो कभी किसी ने आपको स्कूल में सिखाया कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ना कभी किसी ने कॉलेज में आपको बताया कि स्टडी स्किल्स क्या हैं, पढ़ाई करने के साइंटिफिक तरीके क्या हैं, इसलिए इसमें आपकी गलती भी नहीं है। और जब आप उसे भूल जाते हैं, When you forget things what you study, क्या होता है, आपको घबराहट होती है, जैसे जैसे आप पढ़ा लेकिन फिर भी आप भूल गए। लैक ऑफ मेमोरी जो है, लैक ऑफ रिटेंशन जो है, वो क्या करता है, अल्टीमेटली दैट थिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, एक तरह के तनाव में वो तब्दील हो जाता है, और मोर लैक ऑफ मेमोरी की तरफ, क्योंकि जितना ज़्यादा तनाव होगा आपकी मेमोरी उतनी और डिस्टर्ब होगी, रिकॉल करने में उतनी तकलीफ होगी, एंड देन यू गेट स्टक इनटू अ लूप। तो गाइज, ये दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन था। अभी तीसरा डायमेंशन जिसे हम कहते हैं फोकस। एग्जाम में आपका ध्यान कहाँ, कितना, कैसे काम कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो इसके बारे में आज नहीं, हम कल के सत्र में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अपनी एकाग्रता को कैसे बनाएं, अपने फोकस को कैसे बनाएं, अपनी जो अटेंशन है, अपना जो ध्यान है, उस ध्यान को हम कैसे बना के रखें, एकाग्रता को कैसे बना के रखें, राइट। तो इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, और एक बात मान के चलना, अगर हमारा ध्यान, हमारा जो एकाग्रता है वो अगर नहीं बन रहा है, ध्यान नहीं बन रहा है, तो उसका असर किस पे पड़ेगा गाइस, एकाग्रता की कमी का ध्यान पड़ेगा कि आपने जितना समय लगाया, लेट्स से आपने पढ़ाई में 3 घंटे लगाए और आप अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाए 3 घंटे, तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है 3 घंटे में जितना आपको सीख लेना चाहिए था उतना आप सीख नहीं पाएंगे। तो रिजल्ट विल बी लेस, आउटकम विल बी, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, वो आउटपुट क्या होगा आपका, कम होगा। और जब आउटपुट कम होता है तो क्या होता है, दिस लेस आउटपुट क्या करता है, ये आपके स्ट्रेस को बढ़ा देता है। आपको लगता है ओ बाप रे, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन आज भी इतनी सी पढ़ाई हुई है, इतना सही अचीव कर पाया हूँ। तो ये लेस रिजल्ट जो है वो अगेन आपको स्ट्रेस की तरफ धकेलता है और आप जो है वो एग्ज़ाम फीवर के शिकार हो जाते हैं। तो आई होप कल के सत्र में, आज के सत्र में हमारे पास इसके बारे में बात करने को ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी समय हमें इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। तो कल हम जो है फोकस के बारे में बात करेंगे कल के सत्र में, कि हम अपनी एकाग्रता को, अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं, राइट। कल के सत्र में हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं बहुत सी साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप जितनी देर चाहें अपने आप को फोकस कर सकते हैं। एंड देन हम कल के सत्र में इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई जस्ट इनवाइट योर क्वेश्चंस नाउ।